कह रहे हैं के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में बात होगी पनामा केस की समाअत के हवाले से। आज अदालत ने चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBI को तलब कर लिया है। जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स, कहीं ये साजिश तो नहीं कि केस मुकम्मल ना हो। ये बात हजम करना मुश्किल है कि इतनी कीमती जायदाद का कोई रिकॉर्ड ही ना हो। नेल्सन और नेस्कोल का डायरेक्टर कौन था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी फौजी अदालतों की तौसी का मामला। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जेर बहस फौजी अदालतों की तौसी में इतनी ताखिर क्यों। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत फौजी अदालतों में तौसी का मामला अगले इजलास तक मुलतवी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी दो रियासती हल अबहाम का शिकार। इजराइल ज़राए से नई नई तजावीज़ आ रही हैं। अरब और मुस्लिम दुनिया ने चुप साध रखी है, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। अब आप इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हम रस्सी भी अपनी बना के लाएं, तख्ता भी अपना खड़ा करें यहाँ पर, ऊपर से उसको फेंकें भी, अपने गले में डालें भी और फिर उसको खींच के अपने आप को लटका भी दें। खान साहब ये नहीं होना। जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कानूनी नहीं, ये सियासी है। पनामा केस के अंदर हसन और हुसैन का नाम आया, जिसके ऊपर उससे पहले भी उन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जो इमरान खान साहब ने पिछले 9.5-10 महीने के साथ इस केस के साथ जोड़ दिया। नाज़रीन, एक आम सी ऑब्जर्वेशन है कि एक आम आदमी जब अपना खोखा या किराने की स्टोर भी बनाता है तो वो तमाम तर रिकॉर्ड अपने पास रखता है, लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने कारोबार अरबों खरबों के कारोबार हैं, असासे जात हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, जिसका जिक्र आज अदालत में भी हमें जजेस के रिमार्क्स में सुनाई दिया गया कि ये बात हजम करना मुश्किल है कि इतनी कीमती जायदाद है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो वकील सलमान अकरम है उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ और आज कुछ ऐसी बातें उनकी जानिब से की गई जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि अदालतों को बताया जा रहा है कि क्या आपके ये केस दायरा इख्तियार में नहीं है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज अमीर। अयाज साहब, क्या रिमार्क्स देंगे आज आप अपने इस अदालत कार्रवाई पर? देखिए, ये तो कोई जिस तरीके से बातें हो रही हैं और बाहर, ये तो कोई इसको ऐसे लगता है कि टोपी ड्रामा बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर आप जो आपने कहा कि खोखा भी हो, दुकान भी हो, कोई ना कोई आपकी मलकियत होती है, जो यहाँ पे मलकियत नहीं साबित कर सके या कोई डॉक्यूमेंट कागज नहीं सामने ला रहे, तो उनको फिर भुगतना चाहिए, उनके ऊपर भार फिर पड़ना चाहिए। ये जो है, जो जज साहिबान कह रहे हैं कि दोनों तरफ से हकायक छुपाए जा रहे हैं, ये भी मेरी समझ में ये बात नहीं है। इसमें कुछ बात राज होगा, पर कम अज कम हम जैसे नाकस जहन में ये बात नहीं बैठ रही। PTI जो है, ये दूसरी तरफ जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो कौन सी चीज छुपा रहे हैं, उनके मुफाद में क्या है कि वो छुपाएं। देखिए ना, वो तो ऐसा कहना है कि PTI के पास भी कोई जेब में दस्तावेज पड़े हैं, लेकिन उनके वकला और वो खुद जो हैं वो सामने नहीं ला रहे, फिर तो आप कहें कि दोनों तरफ से छुपाया जा रहा है। जो हमें कल हमारे पास वो जो एक्सपर्ट आए थे, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब, वो भी कह रहे थे कि जब आप ये तस्लीम शुदा है कि मिल्कियत फलाने की है, वो इनकार नहीं कर रहे, तो उन पे ये बोझ आता है, उन पे ये बार आता है कि वो बताएं कब, और अगर वो कागज नहीं दे पा रहे तो फिर उनको उसकी भुगतना चाहिए। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा केस की समाअत के हवाले से भी बात करें। आज दलाइल मुकम्मल कर लिए सलमान अकरम राजा ने, लेकिन आवाम को याद होगा कि वज़ीर आज़म ने बड़े ही पुरएतमाद तरीके से अपनी तमाम दस्तावेज़ात के बारे में बात की थी कि हुजूरे वाला ये हैं वो तमाम ज़राए और वसाइल जिनसे ये हमने असासाजात बनाए और जिनसे हमने ये जायदादें ख़रीदी। अयाज साहब, जितने भी वकील आए, वज़ीर आज़म साहब के वकील आए, फिर मरीम नवाज़ के वकील आए, फिर अब हुसैन हसन नवाज़ के वकील आए, सब ने कहा कि सबूत नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि वो बताएंगे, वो बताएंगे, वो बताएंगे, हाँ। वो बताएंगे, वो जब दूसरे उनका वो जो अगले आएंगे वो बताएंगे। इन्होंने फिर आखिर में आके सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा 45 साल पहले जो है कतरी इन्वेस्टमेंट वो हम दे नहीं सकते, और फिर इन्होंने तरह तरह के जो हैं वो दलाइल किए। एक ये कि आप तो ट्रायल कोर्ट नहीं हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हैं,
आपने कुछ करना है तो जो मुतलका इदारे हैं उनको दें। एक बात साबित होगी है, इस सारे ट्रायल में अब तक कोई सवाए कतरी खत के दस्तावेजी सबूत कोई नहीं आया। अब इससे होना तो ये चाहिए कि अदालत कुछ नतीजा अक्स करे। देखिए ना, आप या मैं एक केस में हैं, हम नहीं दे सकते तो उसकी फिर सजा जो है हमारी गर्दन पे वो पड़ती है कि भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट ला ही नहीं सके। आपका फिर इसका मतलब है आपका कोई केस नहीं है। और ये जो रिमार्क्स आ रहे हैं कि जो दोनों तरफ से छुपाए जा रहे हैं, ये कुछ समझ से बात है। ये सलमान अकरम राजा जब डॉक्टर साहब याद होगा, हम बार बार उनके क्लिप चला चुके हैं, जब गैर जानिबदार वकील थे तो बारे सबूत कह रहे थे कि वजीर आजम और शरीफ फैमिली पर है। आज की कार्रवाई के बाद एक दो तो अयाज साहब मैंने नई टर्म्स देखी हैं जो मुझे पहले मालूम नहीं थी। एक तो दो रिमार्क्स आपके सामने रखता हूँ। एक दो जस्टिस खोसा साहब के और एक रिमार्क जो है वो जस्टिस एजाज अफजल साहब का। जस्टिस खोसा साहब कहते हैं कि अदालत 184/3 यानी कि जिस आर्टिकल के तहत ये केस सुना जा रहा है, अदालत 184/3 में किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती। वो कह रहे हैं कि मैं मुजरिम करार देने का अख्तियार नहीं है अदालत के पास। और जो नई टर्म का मैंने आपसे जिक्र किया था, जस्टिस खोसा साहब कहते हैं कि अदालत 184/3 के तहत ईमानदारी पर डिक्लेरेशन देने का इख्तियार रखती है। अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि फैसला नहीं करना, हमने डिक्लेरेशन देनी है। एक डिक्लेरेशन आ जाएगी कि जी आप ईमानदार हैं या नहीं हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मुजरिम जो है, ये दोबारा से सर कमीशन की भी बातें आया सब दोबारा से आ रही हैं। जस्टिस एजाज अफजल साहब कहते हैं कि हम कमीशन बना सकते हैं या तहकीकात के लिए मुतलका इदारों को मामला भेज सकते हैं। एक तो डिक्लेरेशन जो मैंने पहले नहीं सुनी, जितने दिन की भी कार्रवाई है अदालत में, डिक्लेरेशन का जिक्र पहले नहीं आया। तो देखिए, इसमें वो बात दुरुस्त वो कह रहे हैं, उसमें ये है कि डिक्लेरेशन ऐसे कि फलां फरीक या फलां फरीक सच को छुपा रहा है, सच को तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है, वो कुछ सबूत जो है ला नहीं सके, अदालत ने ऐसी बात वो कर सकती। तो डिक्लेरेशन के बाद कुछ नहीं होगा? ना 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 ना, जब ये बात तय हो गई कि आपने सच के साथ वो जो है ऐसा किया और ऐसे किए, फिर मुतलका डिस्क्वालिफिकेशन की जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो स्पीकर कौमी असेंबली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जो एक जब बात तय हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि यूसुफ रजा गिलानी ने ये किया है या नहीं किया, तो डिक्लेरेशन जो है वो मैंडेटरी होगी या वो अगर उनकी चॉइस है उसके ऊपर अमल करें? उसमें वो मैंडेटरी तो हो नहीं सकती। जब एक राय सुप्रीम कोर्ट दे दे कि आप या सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं तो फिर आप 62 और 63 को अट्रैक्ट करते हैं। डिक्लेरेशन आ जाएगी तो फिर दोनों पार्टी जो हैं वो कहेंगी हम दोनों जीत गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं डिक्लेरेशन आएगी अगर ये कहा जाए कि फलाना फरीक, अब मैं नहीं कह रहा कौन सा फरीक, कि वो सच से काम नहीं ले रहा। यहाँ तो दोनों फ्रीकैन को कहा जा रहा है ना कि आप नहीं लाके दे। बात ऐसे ही होनी है कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का जो तलवार है वो सुप्रीम कोर्ट ने 184/3 के तहत नहीं चला सकती। ये टर्म मैंने पहले इस अदालत में, इस बेंच में या पिछले बेंच के दौरान नहीं सुनी। डिक्लेरेशन वाला मामला और कमीशन को दोबारा से सामने लाया ना ना, इस केस में आना यही है, एक ना एक नतीजे पे पहुंच के सुप्रीम कोर्ट ने कह देना कि ये चीज है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के आप अहल हैं ना अहल हैं, वो जो है जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर जो है, स्पीकर कौमी असेंबली को वो जाता है रेफरेंस, और वो जो है इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन वहां पे करना है। सुप्रीम वो बात ठीक कर रहे हैं। देखिए, एक कार्रवाई चल रही है अदालत के अंदर, एक कार्रवाई चल रही है अदालत के बाहर रोजाना। अदालत के अंदर लगता ऐसे है कि आपने ठीक कह दिया कि उनके पास, उनको कहते हैं डॉक्यूमेंट हमारे पास एक ही है और वो कतरी खत है, उसको आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, डॉक्यूमेंट एक ही चल रहा है। आज दोबारा से कहा गया कि शायद आपके दायरा इख्तियार में ये चीज़ें नहीं आती। आज दोबारा से ये भी कहा गया कि बराए रास्त सुप्रीम कोर्ट इस केस में किसी को सज़ा नहीं दे सकता। ये अदालत के अंदर कार्रवाई होती है। ठीक है, अदालत के बाहर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब के केसेस भी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही, इस केस को बहुत सुन रही। और मुसलसल वही इमरान खान के ऊपर अटैक आ रहे हैं, जैसे इमरान खान ने
पैनामा केस उठा के सामने लाया हो। सर मेरा एक सवाल ये था, 184(3) के तहत आप किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकते, सलमान अकरम राजा ने ये बात की, लेकिन ये कौमी खोसा मुफाद- साहब ने बात की, सॉरी खोसा साहब ने बात हाँ की, जी। और जो पहले जो बात हुई थी कि कौमी मुफाद में ये केस सुना जा रहा है, तो इसमें हम तजावुज भी कर सकते हैं, अदालत जो है वो तजावुज कर सकती है। अच्छा यहाँ मैं ये वसी नहीं कर समझ सकती है, पाया अपने था, इख्तियार अगर आप को वसी तशरीह कर करें। सकती है। कौमी मुफाद में वो जो है कि मुफाद आमा पब्लिक इंटरेस्ट में फंडामेंटल राइट्स का कोई किस्सा हो तो आप इस शिक के तहत आप सुन सकते हैं, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक डिटर्मिनेशन, एक नतीजे की तरफ जाना है। नतीजा अगर अक्स हो जाए और किसी फरीक के वो खिलाफ जाता हो, उसके बाद की कार्रवाई के लिए और फोरम्स हैं। फिर आप जाते हैं कि देखिए ये मसला जो है यहाँ पे झूठ साबित हुआ है या यहाँ पे सच साबित हुआ है, तो ये 62 और 63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि एक या दोनों फरीक जो हैं झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है। वो तो फिर उसके बाद ये चला जाएगा स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो चीज जाएगी। और वो मैंडेटरी है कि आप वो अपने पास नहीं रख सकते, आपने आगे वो करना होता है वहां पे। अच्छा एक चीज़ और जो पहली मर्तबा हो रही है, नैब के चेयरमैन को और FBR के चेयरमैन को बुलाया जा रहा है, उनसे सवालात होंगे मंगल के रोज आई बिलीव। तो देखते हैं वहां पे जाके क्या वो देखिए वहां पे अयाज साहब टेक्निकली तो जो कागजात ऑलरेडी जमा करवा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्हीं के ऊपर इनसे पूछा जा सकता है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है, जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है, जो हुदैबिया पेपर मिल वाला मामला चल, अगर नैब के चेयरमैन को या उनके प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाया जाता है और उसके ऊपर तफ्तीश की जाती है, उसके ऊपर सवालात किए जाते हैं, तो वो एक नई सिमत। देखिए ना, वो तो इस समात में भी ऐसे सवालात उठ चुके हैं कि देखिए जब ये आया था जो इसाक डार की जो इतराफ़ी बयान था, उसके बाद नैब ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और जब हाई कोर्ट में ये फैसला आया तो नैब उसके खिलाफ अपील में क्यों नहीं गया। ये सवाल मेरा ख्याल है कि मंगल वाले रोज ये सवालात नैब चेयरमैन से पूछे जाएंगे। एक और मतलब एक बिल्कुल मुख्तलिफ केस में नैब चेयरमैन की तो बड़ी खिंचाई भी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये अगर देखिए एक बात तय हो गई है कि तीनों वकला, भारी भरकम वकला कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते सवाए कतरी खत के, सवाए कतरी खत के। और लेकिन वो कतरी खत सारे सवालात का जवाब दे रहा है। देखिए वो अब ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मानती है या नहीं मानती। कल की समात थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 2006 में अगर ये जायदाद मुंतकिल हुई है शरीफ फैमिली को, तो उसके तो कागजात दिखा दें। वहां पे बड़ा जबरदस्त मामला हुआ जो मैं देख रहा था। अब आप सोचिए कि जज साहब, वकील साहब ये कह रहे हैं कि मेरे मौक्किल ने एक जायदाद 2006 में खरीदी थी। हाँ। आगे से जज साहब सवाल पूछते हैं कि उसके कोई दस्तावेजात दे दें। हाँ। जवाब आता है कि 1999 के मार्शल लॉ में सारे कागजात खत्म हो गए। वो तो मैं जायदाद तो आपने 2006 में खरीदी, पर वो जो है 1999 वाला जो था नुक्ता, वो तो मैं उसे आफरीन देना चाहिए सलमान अकरम राजे, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किलान जो हैं उन्होंने इतना ट्रॉमा बर्दाश्त किया, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल ट्रॉमा। ऐसा फर्क देता है कि जायदाद तो 2006 में खरीदी गई, लेकिन तो उसके कागजात 1999 में कैसे? उस मार्शल लॉ में सारे कुछ जो ज़ाया हो गए, हमारे पास नहीं रिकॉर्ड रहा। मार्शल लॉ लग गई थी यहाँ पे, मार्शल लॉ में पता नहीं क्या तो मुखालफिन वाला काम नहीं कर रहे, अपने ही मोकलों को फंसा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं लेकिन 2006 तो 7 साल के बाद आता है। 7 साल के बाद आता है, तो लेकिन कागजात उसका उन्होंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि अक के मतलब थक के, जब आप बिल्कुल, और जज साहिबान भी अक के, उन्होंने कहा यार 2006 के लिए आओ कुछ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज एडमिट किया कि 6 महीने का अरसा ऐसा था, फरवरी से लेके जुलाई तक का पीरियड सन 2006 में, जिसमें मरियम मालिका थी उन फ्लैट्स की। अच्छा ये कहा उन्होंने जी, वो 6 हफ्ते 6 महीने का पीरियड जो था, उसका वो सर्टिफिकेट जो है वो उनके पास था, जो बेरर था। तो 6 महीने वो मालिका रही हैं,
उसके बाद फिर वो मुंतकिली वैसे होगी। जजेस का भी आज बड़ा सर, अच्छा हम- रिमार्क्स इस पे आया। उन्होंने कहा कि दादा साहब फौत हो चुके हैं, बेटे कारोबार नहीं करते थे, बेटी जो है वो मतलब घरेलू खातून थी, तो एक ही शख्स बचा है हाँ, और वो है नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल सर, पर आप देखें, ये कोई अगर हम जैसे कमज़ोर मुवक्किल होते या मुजरम होते किसी केस में और ये हमारा मौक़िफ़ होता, तो हमें तो जो जज साहिबान से जो धाड़ पड़नी थी, जो हमारी वो होनी थी, शामत आनी थी कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इतने आप क्या कहते हैं, कितने घंटे इसकी समात हो चुकी 70 है? घंटे के करीब पहुंच गए। सारा का सारा जो है, और इसमें वो तो जो एक शायद वो सियासी लीडर ने कहा था कि वो कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह ये खेल रहे हैं, वो जैसे कमेंट्री शेख रशीद वो साहब ने, हॉकी में होती थी, उसने बॉल इसको दे दिया, उसने बॉल इसको दे दिया। ये अजीब सा ये कि यहाँ पे ये ड्रामा यहाँ पे ये खेला है। या साहब, आज जस्टिस खोसा साहब का एक रिमार्क है कि आपके केस में दो बातें हो सकती हैं, या हम कतरी वाला मौक़िफ़ तस्लीम कर लें या ना करें, यानी कि 50-50। फिर वो जुए की बात हो गई और वो दो जज हजरात ने दोनों ने वो जुए का हवाला दिया कि आप जुआ खेल रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब से कहा। तो यहाँ तो 50-50, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कतरी ख़त जो है उसको एज पीस ऑफ एविडेंस करना है, तो फिर तो मामला सब जवाबात सामने आ जाते हैं। तो 50% चांस है कि उसको कर लिया सर, जाएगा। मेरा ख्याल है सब लोगों का भला होगा अगर वो कतरी ख़त जो है मान लिया जाए, क्योंकि फिर ना आपको किसी चीज़ में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ना आपको कोई वो रजिस्टर रखने की ज़रूरत है। आप कहीं से एक ख़त ले आए कि जी वो हमारा कारोबार वहाँ था और ऐसे हुआ था और मुंतकिल हो गया, या फिर सब खर्चा अखराजात भी हुकूमत के बहुत बच जाएंगे। आप FBR को बंद कर दें, तो उसका सर, फिर फिर- कोई फिर- फायदा फिर नहीं बात रहेगा। कोई नहीं है। नैब भी आप बंद कर दें, उसका कोई फायदा नहीं हाँ। रहेगा। सिर्फ आपने कतरी खत या सऊदी खत लाना होगा। हाँ, तो आप ये आपका मेरा कोई सिविल मामला है, कोई चकवाल में मेरे जायदाद का मसला है, तो मुझे फिर आगे से कोई कागजात नहीं दिखाने पड़ेंगे। मैं कहीं से UAE से या किसी वो शेख साहिब से, अब मेरे जैसे आदमी की दस्तरस किसी शहजादे तक तो नहीं होगी। फिर तो चले, ये सारा आया आप साहब। आसानियां पैदा होंगी, जो हम कहते हैं कि रेड टेप खत्म हो जाएगी इस मुल्क में। ठीक है, अब कतरी खत जो है वो अदालत में क्या साबित करेगा, ये तो जब अदालत में इस कतरी खत को उठाया जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आवाम को एक चीज़ पता चल चुकी है कि हमारे हुक्मरान ख़ानदान के कतरी ख़ानदान से कितने गहरे देरीना ताल्लुक थे, और जितने ठेके दिए गए नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने के बाद वो कतरी ख़ानदान को दिए गए। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फौजी अदालतों के तौसीए के मामले पर बात करेंगे। 2 साल पहले भी रुकावटें नजर आ रही थी और आज भी हैं, क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे फ़ौजी अदालतों क़याम के हवाले से कि इसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी फ़ौजी अदालतों के क़याम में तौसी का मामला जो है मसला फ़ीसा गौरस बना रहा। अयाज साहब, ये कड़वी गोली निगली गई थी जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ था और आवाम को ये लगा कि शायद ये जो दहशत गर्द हैं इनकी नाकों में नकील जो है मिलिट्री कोर्ट्स के उस पर डाल सकते हैं। लेकिन इन 2 सालों में कुछ भी हमें देखने में नहीं आया, ना हमारी अदालतों का निज़ाम सही हुआ, ना हमारा जुडिशल क्रिमिनल सिस्टम सही हुआ। देखिए, अदालतों में कुछ चीज़ होती तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की ज़रूरत ही ना पड़ती। अदालतों के सामने जो बड़े दहशतगर्द केस में मुलव्वस लोग पाए जाते थे, वो अगर आते सामने, जज साहिबान जो हैं ऑर्डनरी अदालतों के, वो उनको सुनते, वहाँ पे खौफ और हिरास का समा ना होता, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या ज़रूरत थी। वो नहीं कर सके, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स आए। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मसला है वो अब ये कहना पड़ेगा, और मैं अल्फाज अपने थोड़े एहतियात से चुन रहा हूँ, कि वो फैसला करवाया गया। शाज़िया, अब लगता है कि मामलात को ढीले पड़ रहे हैं, और इसीलिए अगर ये वक्त वो होता तो मेरे ख्याल है इतनी ताख़ीर ना होती। लेकिन ये मसला आया है, फ़ौजी अदालतें ख़त्म हो गई हैं, बाकी अदालतों का वो जो कहते हैं ना जमहूरियत, उनका वही हाल है जो पहले था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये भी तात्तुल का शिकार मसला हो गया है, क्योंकि मामला ढीले पड़ रहे हैं। आपने देखा है कि दहशतगर्दी की लहर अचानक तेज़ हुई है, एकदम जो है उभर गई, और आम आदमी जो हैं, कॉमन मैन जो है, गली कूचों में, दुकानों में, वो अब बातें करने लग पड़े कि ये क्यों हो रहा है। ये बात नहीं है कि साबका दौर में
जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं थे, लेकिन लोग समझते थे यार हो रहा है, लेकिन कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लोगों का वो एक भरोसा था, फौज पे भरोसा था, कमांडर इन चीफ पे भरोसा था। ये जो है जो एकदम अचानक हो गई है, और इस वक्त डॉक्टर साहब कहीं भी ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा। आप सुनेंगे कोम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, फलाना हो रहा है, पर वो जो बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ होती थी फाटा में, जो एयरफोर्स भी हरकत में आती थी, वो आपको नज़र नहीं आ रही। अयाज साहब, फौजी अदालतें जनवरी 2015 में 21वीं तरमीम पास की गई, और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था वो ये था कि जो हमारा फौजदारी अदालती निज़ाम है उसमें इस्लाहात लानी है, कि वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो ये जंग में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुल्क जंग लड़ रहा है उसमें हमारा हाथ बटा सके। असल बहस वो है, मैं नहीं समझता हूँ ये बेकार की बहस है कि फ़ौजी अदालतें बनाएं या ना बनाएं। असल बहस है अदालतों में आपने निज़ाम, जो अदालती निज़ाम है फौजदारी, उसमें इस्लाहात कैसे लानी है, उसको इस काबिल बनाना है। फौजी अदालतों के हक में कौन है? फौजी अदालतों की बात फौज ने मजबूरन तब की जब आपका ऑर्डिनरी जस्टिस सिस्टम जो है डिलीवर नहीं करता। बात ही खत्म कर दें कि जिस मुजरम को आप पकड़ेंगे वो किसी अदालत के सामने जा ही नहीं सकेगा, उसके खिलाफ मुकदमा बन ही नहीं सकेगा। ये आप कौन सी देखिए, मंतक दे रहे हैं? अदालती निज़ाम जो है उसमें तफ्तीशी एक एजेंसी है, फिर प्रोसिक्यूशन आती सर, है, वो फिर वहाँ जज पे आते हैं। अब हमारे पास तफ्तीशी एजेंसी है ही नहीं, वो कोई फिर- आपके पास सबूत तो ही नहीं ये लाके बात देती। सुनिए, ये तो जो आप इन्हीं सबूत के बेसिस के ऊपर फौजी अदालतों में ये लेके तो जाएंगे। शाजिया ने भी कहा कि कड़वी गोली निगली गई। क्यों निगली गई? ऑपरेशन फाटा में हुए, वहां पे सख्त तरीन ऑपरेशन और फौजी अदालतों का क्या मेरी ताल्लुक? कोई बात तो सुन लेना जी, प्लीज थोड़ी बात सुन लें। ये एक उस सारे एक्शन प्लान का जो फौज ने किया उसका एक जुज्व है, एक हिस्सा है कि आप जब दहशतगर्द पकड़ते हैं तो आप अदालतों में लेके जा रहे हैं जहां पे ना कोई आपकी वहां सुनवाई होती है, ना हियरिंग होती है, ना सजा होती है। यहां पे जो सजाए मौत जो है वो भी बहाल हुई, पहले जो है उसका भी तातुल था, उसका आप क्या कहते हैं कि डेटरेंट इफेक्ट नहीं हुआ। ये जो है आप देख रहे हैं एकदम दहशतगर्दी की लहर फिर उठ गई है। आपका ख्याल है फौजी अदालतें बंद हुई हैं तो इसलिए? आपका क्या ख्याल है कि ये कुछ तातुल में सारा कुछ हो गया है? वो जो है कोई भी नहीं कह रहा कि फौजी अदालतें हर चीज का हल हैं, लेकिन उस सारा जो एक फौज कर रही थी उसका एक हिस्सा है। आपको अदालती निजाम सख्त चाहिए, तो वो उसके बगैर आप बिल्कुल नहीं कर ठीक है। सकते। जो एग्जिस्टिंग अदालती निजाम है उसको सख्त करना है, तो उसमें करे ना, इस्लाहात उसको लानी है। करे ना, किसने करना है? ये मतवाजी पैरेलल जुडिशियल सिस्टम किसने नहीं चाहिए तो हमें। किसने करना है? मेरे हुक्मरानों ने। हुक्मरान अगर नहीं करे तो फिर क्या करें आप? तो फिर फौजी अदालत में 12 लोगों को फांसी चढ़ा दे तो हल निकल आएगा, तो हल का हिस्सा दहशतगर्दी था। की जंग जीती जाएगी। सर जीती जाएगी, जो इसमें फर्क पड़ा है इन्हीं इक़दामात से फर्क पड़ा मेरा है। कहना यह है कि 2 90% साल फोकस हमें इस्लाहात पे करना चाहिए। इस्लाहात पे जोर हो नहीं रहा, हम बहस कर रहे हैं कि फौजी अदालतें बनाई आप तो जाएं या ना आप बनाई करें ना, जाएं। फिर कौन किसने करना है? चलें आप ना तो आप इस्लाहात करते हैं, ठीक, ना आप कोई टोटका करते हैं, फिर आप चाहते क्या हैं? बिल्कुल सही आप कह सिर्फ बहस ही करना चाहते हैं। डिबेट नाज़रीन यहाँ खत्म नहीं होगी। फौजी अदालतों की बेशक आइन में कोई गुंजाइश नहीं, ये वक्त की जरूरत बन चुका है, लेकिन इन 2 सालों में कौन सा मुतबादिल रास्ता अपनाया गया कि आज फिर हम फौजी अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलहदा जो फ़लस्तीनी रियासत थी उसकी पॉलिसी से वो पीछे हट गए हैं और अब अभाम सा पैदा हो गया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अलहदा फ़लस्तीनी रियासत जो कि एक कमिटमेंट थी अमेरिका की, उससे वो पीछे हट चुके हैं। अयाज साहब, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे जिस तरह के उनके इजराइल के जो उनके एक यहूदी बस्तियों की आबादी के हवाले से बात की थी, बाकायदा कोई अमेरिका ने पोजीशन नहीं ली, पर ये जो था कि स्टेटमेंट आई है उनकी। टू स्टेट सोल्यूशन, कि जो फ़लस्तीनी रियासत भी होनी चाहिए, इजरायली भी होनी चाहिए, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनी। इजराइल में इसको एक मौका समझा जा रहा है कि
डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट की हैसियत में आने से इसको गनीमत समझ के हम ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इसका हम जनाजा जो निकाल के इसे हम दफन कर दें। और बहुत सारे इजरायली थिंक टैंक्स हैं जो तरह तरह के नए सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और वो भी इस तनाजुर में कि ये हमारे लिए साजगार वक्त है और इससे हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और वो ऐसे दे रहे हैं, मैं एक मजमून आज पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक इजरायली कोई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये दलील दी कि देखिए जी, अरब दुनिया में जो सबसे स्टेबल जो ममालिक हैं वो अमारात हैं गल्फ़ के, और वो इसलिए अमारात की जो रियासतें वो स्टेबल हैं कि वो एक एक या 2-2 कबीले पे उनका इन्हिसार है। उनका फ़लस्तीनी जो है एक कबीला नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि एक ही स्टेट हो और उसमें 8-9 आप जैसे वो साउथ अफ्रीका में वो बांतुस्तान बने थे कि उसमें जो बिल्कुल जो मतलब एक किस्म का वो कबीला, उनको आप ऑटोनमी दे दें, और बाकी जो वेस्ट बैंक जो है मगरबी किनारा वो फिर इजराइल जो है एनेक्स कर ले। मतलब इस किस्म की ख़तरनाक सोच इजरायली जहन में जन्म ले रही है और उसको तकवीत मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन रोना ये है कि कोई मुसलमान मुल्क जो है अरब दुनिया में कोई इसका नोट नहीं कर रहा, किसी ने इस पे कोई तनकीद नहीं की, कुछ ऐसी बात नहीं है, सारे वो चुप हैं। नेतन्याहू वहाँ पे जाके वो जो है उनकी वो बात हो रही है। तो ये एक नई जो प्रपोजल, 2 स्टेट भी नहीं बन रहे थे, लेकिन ये जो है इसको दफनाने की जो तैयारी है इस फॉर्मूले को, ये वहाँ पे कम से कम इजराइल में की जा रही है। अयाज साहब, नक्शा अगर देख लें, मैंने 1946 से लेके किस तरह फ़लस्तीन बदलता चला जा रहा है, 4 नक्शा जात हैं सामने। एक तो 1946 का है जिसमें फ़लस्तीन आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है और वाइट में इजराइल है, छोटा सा इजराइल की टेरिटरी है या जूइश स्टेट की टेरिटरी है, और बहुत बड़ा सारा फ़लस्तीन है। फिर यूनाइटेड नेशंस का प्लान आया 1947 का, वो एक्चुअली 2 रियासती नहीं, वो 3 रियासती प्लान था। उसमें कहा जा रहा था कि जेरूसलम को एक इंटरनेशनल कंट्रोल दे दिया जाए ताकि वहाँ पे यहूदी भी जाना चाहते हैं, मुसलमान भी जाना चाहते हैं, तो वो एक अलग स्टेट बन जाए और फ़लस्तीन एक अलग स्टेट बन जाए और इजराइल एक तीसरी स्टेट बन जाए। वो 3 रियासती प्लान यूनाइटेड नेशन का था। 1947 में आप देख लें फ़लस्तीन किस तरह छोटा हो रहा है और इजराइल बड़ा हो रहा है। 1967 में फिर जंग होती है और फ़लस्तीन बहुत ही छोटा सा रह गया और इजराइल बड़ा होता चला गया। अब 2010 का एक नक्शा है जिसमें तकरीबन फ़लस्तीन ख़त्म हो गया है, सारा का सारा जो है वो इजराइल जो है वो सारा का सारा इजराइल बन गया है। अब 80 साल पुराना मामला है ये। 2 रियासती बात जो करते हैं, ये 1937 में जो पील कमीशन बरतानिया ने बनाया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये 2 कौमें अलग अलग हैं, इनको 2 अलग अलग ममालिक चाहिए। तो ये 80 साल पुराना मामला अमेरिका ने आज शायद हिंट दी है कि वो उसको दफनाना चाहता है या इसकी मुखालफत कर रहा है। तो बहुत बड़ी तब्दीली है। आलमी दुनिया इस 2 रियासती मंसूबे के ऊपर जो है वो एग्रीड थी, बड़ी बड़ी ताकतें इसके साथ थीं। आज लगता है ऐसा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में और ट्रंप साहब की मीटिंग में इसको दफनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका ने इसमें अभी तक वो फॉर्मल पोजीशन नहीं ली। ये इजरायली जहन की इख्तरा है। वहाँ पे प्रपोजल्स बहुत सारे मूट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो बड़ा कदम है अमेरिका ने लिया नहीं है। वो वाकई अगर ऐसा कदम ले तो बहुत ही वो आप यूँ कह लीजिए कि एक ड्रामेटिक तब्दीली होगी। ढकी छुपी बातों में, अल्फाज में जो मैंने ट्रंप साहब के अल्फाज पढ़े हैं, कुछ हिंट दे रहे हैं, क्लियरली पोजीशन नहीं ली। शायद रिएक्शन देख रहे हो, दोबारा रिएक्शन का भी वेट कर रहे हो। नहीं, क्योंकि 10 साल पॉलिसी अमेरिका तो जैसे उन्होंने पहले कहा कि अमेरिकी सफारत खाने को जेरूसलम शिफ्ट होना चाहिए, पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। अब कई चीज़ों में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक किस्म की वो रिवीजन कर रही है, रिवाइज कर रही है, पोजीशंस को मॉडिफाई कर रही है। जैसे एक मिसाल है जापान के बारे में, कैंपेन में क्या कहा था,
लेकिन सबसे पहले जो लीडर थे इनकी इनाग्रेशन से पहले जो उनको जाके मिले वो जापानी वज़ीर आज़म थे, और अब उनके ज़ाती मेहमान भी बन के गए थे अमेरिका। तो वहाँ पे ट्रंप जो जापान के बारे में कह रहे हैं वो नई चीज़ें। तो अभी तक ये फॉर्मल अमेरिकन पोजीशन दो स्टेट सोल्यूशन फ़लस्तीन के मसले की इन्होंने नहीं की। पर एक मैं चीज़ कह दूँ, वो जो आप कह रहे थे कि जो नक्शाजात इतने हैं, इज़राइल ने जो अपने वजूद को पहले कायम किया और उसके बाद यूएन मैंडेट तो आई, अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी कुव्वतों को उसकी बैकिंग थी। 1947 में जब ये बनी थी रियासत वजूद में आई तो ये छोटी थी। अरब मुल्कों ने जब इस पे हमला किया तो इज़राइल ने पहला एक्सपेंशन 48 में किया था, उसके बाद 67 में किया। अब ये इज़राइल जो है बज़ोरे मतलब ज़ोरे बाजू से इसने अपने आप को ये कायम किया है, और पूरी अरब दुनिया में कोई इनका मुकाबला मैदान जंग में कर सका है तो वो एक तंजीम है जिसका नाम है हिज़्बुल्लाह। बाकी तमाम अरब फ़ौजें जो हैं इसके ख़िलाफ़ शिकस्त उन्होंने खाई है। वो एक तंजीम है जिसने बैटलफील्ड में अपना लोहा इनके सामने ऐसा मैं समझता हूं कि 1947 का जो यूएन का पार्टीशन प्लान था, वहां पे अरब लीग से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। उस वक्त अगर वो प्लान मान जाते तो वहां पे बहुत बड़ी टेरिटरी जो है वो फ़लस्तीन को मिल रही थी, और फ़लस्तीन अब जो रह गया है उससे कहीं बड़ा फ़लस्तीन मानने को इज़राइल और बाकी दुनिया की ताकतें तैयार थीं। उस वक्त अरब लीग ने ये मंसूबा यूनाइटेड नेशंस का मानने से इनकार कर दिया। उस वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि 47 में इज़राइल ने ये किया था, जो ज़ायनिस्ट वहाँ पे थे जो अपने एक नई रियासत की बुनियाद डाल रहे थे, कि उन्होंने 6 लाख फ़लस्तीनियों को वहाँ से मुल्क बदर कर दिया था। अब उस तनाजुर में किसी को ये सारा कुछ मान जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तमाम तो नहीं पर 6 लाख जी, मैंने 7 लाख और 71,000 की फिगर दी, वो जो है जी वो डिस्प्लेस हुए थे, तो वो मानना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त अगर ये मान जाते, अब जो मानने के लिए ये तैयार हैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। 1947 में अगर आप नक्शे में देखें तो फ़लस्तीन कितना बड़ा मिल रहा था इनको। पर देखिए अरब दुनिया जो है देखिए ताकत जोर पे तो वो ले नहीं सकते, खुद यूनाइटेड नेशन दे रहा था। खुद PLO भी जो है वो भी जो है अमन की राह पे जब चला तो उसने फिर इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए, इतना कुछ वो मान गए, लेकिन ऑस्लो अकॉर्ड्स बाकी जो हुए उसमें जो एक छोटा सा फ़लस्तीन बनता था ट्रंकेटेड, लेकिन जो इजरायली हार्ड लाइनर्स हैं कुछ इजरायली उसको मानने को तैयार हैं, पर ये जो राइट विंग इजराइल की है जिसके रिप्रेजेंटेटिव नेतन्याहू हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और एक मैं ज़िम्नन बात कह दूं, जैसे यहाँ पे करप्शन स्कैंडल पाकिस्तान में चल रहे हैं, नेतन्याहू को भी सामना है वहाँ पे। वहाँ तो पुलिस जा रही है उनको इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जाके उनसे तफ्तीश कर रही है। तो एक किस्म का ये जो हार्ड लाइन ले रहे हैं वो भी अपने जो हैं कुछ मतलब एक ना एक जहन में जगह है कि अपने केसेस को कि हाँ उस पे जो है पर्दा थोड़ा सा वो डल जाए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही है। लेकिन जो पहले भी कहा था, अरब दुनिया मुसलमान दुनिया उसकी हालत बड़ी आप क्या कहें पतली है, बड़ी काबिले रहम है कि इस सारी चीज़ों के सामने। लेकिन सर फ़लस्तीन तो कभी भी इस बात में राजी नहीं रहा है कि 2 रियासत होनी चाहिए। वो तो हमेशा एक आज़ाद खुद मुख्तार नहीं, वो 2 रियासतों में आ गया। अब तो जो PLO की ऑफिशियल पोजीशन है, अच्छा। उसने जब तस्लीम कर लिया, देखिए ना, बहुत जब यासर अराफात और PLO बहुत हद तक तो वो पहले इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट तस्लीम नहीं करते थे, ठीक, फिर उन्होंने जाके उसको तस्लीम कर लिया। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो फ़लस्तीनियों ने किया वो था। लेकिन अमेरिका को क्यों खटकता है हिज़्बुल्लाह, क्यों खटकता है सीरिया, क्यों खटकता है ईरान? क्योंकि ये 3 कुव्वतें हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती हैं। तो जब ये सारी जब होता है कि बशर अल असद जो है वो हट जाए, ईरान जो है बड़ा ख़तरा है, वो बीच में जो चीज़ है वो इजराइल का जो है। सब 7 मुस्लिम ममालिक के लोगों के ऊपर बैन लगाया गया, कोई मुसलमान मुल्क उनके हक में नहीं उठा।
वो 4 ईसाई जज अमेरिका में बैठे हुए, उन्होंने फैसला दिया कि ये है। ट्रंप साहब चलें। ने गलत किया है। चले अब सदारती वादे जो ट्रंप ने किया वो एक एक करके वो पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के लिए जो अयाज साहब है उनकी बात को सेकंड करूंगी कि अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया के लोग जो हैं वो कहाँ खड़े हैं। शाजिया खान, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज में को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।